ऑप्टिमाइजेशन हमने करनी है, लेकिन किसकी करनी है? वेबसाइट्स की करनी है। लेकिन वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं, किसी को वेबसाइट के मतलब कुछ नहीं पता, ठीक है। तो एक माइंडसेट ये है कि भाई अगर तो वेब डेवलपमेंट आती है तो शायद हम लोग कर लेंगे, तो अगर हमें वेबसाइट बनानी नहीं आती, ये बिल्कुल ठीक माइंडसेट है, गलत माइंडसेट नहीं है, ठीक है। अगर कोई बंदा आपको ये कह के सिखाए कि कोई बात नहीं यार आपको वेब डेवलपमेंट नहीं आती, मेरी जिम्मेदारी आपको एसईओ सिखा दूंगा, पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो एसईओ है ना, हमारे पास ये दो कैटेगरीज में फॉल करता है। एसईओ सर्च इंजन, सर्च इंजन किसे बोलते हैं ये तो सबको पता है ना। सर्च इंजन क्या है बताओ? गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बिंग सर्च इंजन है, ये मैंने वो क्या है मोस्ट पॉपुलर है। और हम किस सर्च इंजन की बात कर रहे हैं इस वक्त? स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं गूगल की। ये गूगल सर्च इंजन है। तो हम क्या कह रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज को गूगल के फैक्टर्स के ऊपर लेकर आ रहे हैं, ऐसे है ना, यानी हम उसे गूगल के मुताबिक कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि गूगल को हमारी चीज पसंद आ जाए, ये करना चाह रहे हैं, यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम कहते हैं भाई हमारी वेबसाइट है, अभी मैं कोई एक टॉपिक लिखूंगा, एक वेबसाइट खुलेगी, 10 वेबसाइट्स आ जाएंगी, उसके बाद नीचे लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 लिखा होगा ना, हर पेज के ऊपर कोई ना कोई वेबसाइट होगी उससे। अब हमें क्या करना है? हमें अपनी वेबसाइट को पहली 4-5 पोजीशनों में लेके आना है, पेजों पर नहीं, पोजीशंस पर लेके आना है। इट इज एसईओ। तो ये कितने अर्से में पॉसिबल होता है? ये 4 से 6 महीने का प्रोसेस होता है, लेकिन जब हम किसी की एसईओ करते हैं तो उसे 1-2 महीनों के बाद रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अब रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं? मतलब काम हुआ, पहले आपकी वेबसाइट कहीं नजर ही नहीं आती, इवन नाम भी लिखते थे तो कम नजर आती थी, बहुत दूर जाके नजर आती थी। फिर क्या हुआ? कुछ कीवर्ड पे हमने कर दी, तो पहले समय तो फौरन नहीं आई, लेकिन हमें पता लगा भाई 8वें पर आ गई है। फिर हमने थोड़े दिनों के बाद फिर मजीद देखा तो पता लगा ये 6ठे पर चली गई। फिर हमने देखा कुछ दिनों के बाद तो हमें पता लगा अब ये 4थे पेज पर आ गई है, और अगले दिन देखा तो फिर 8वें पेज पर गई हुई है। इसका मतलब क्या है? वो क्रॉल कर रही है पेजेस में, बेसिकली क्या क्या रही है, वो कंपटीशन में आ गई हुई है। अब उस वेबसाइट के साथ कंपटीशन में आ गई है। अब जैसे जैसे आपका लेवल उनसे बढ़ता जाएगा, आप उनसे ऊपर आते जाएंगे। अब ये अनपेड की बात हो रही है, नॉन पेड की बात हो रही है, इसमें कोई रुपया नहीं खर्च रहे, इसमें सिर्फ खर्चा क्या आ रहा है? सर्विसेज चार्जेस आ रहे हैं। जो एसईओ एक्सपर्ट है वो जो पैसे आपसे ले रहा है, सिर्फ वो आप उसको पैसे दे रहे हैं। वेबसाइट आप बनवा चुके हुए पहले से, लेकिन जो एसईओ का बंदा है, जब मैं ये कह रहा हूं कि ऑन साइट एसईओ, ठीक है ना, ऑन साइट एसईओ, तो ऑन साइट एसईओ का मतलब क्या होगा कि वेबसाइट पे जाना है उसने, एसईओ एक्सपर्ट ने वेबसाइट खोलनी है तभी करेगा ना। वेबसाइट खोल के यूं देखेगा कि वो ये तो गलत लिखा हुआ है, इसमें इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको तो ऐसे होना चाहिए था। तो ये भाई ने स्लाइडर लगाया हुआ है। स्लाइडर क्या होता है वेबसाइट में, पता है ना आपको? वेबसाइट में स्लाइडर किसे बोलते हैं? यूं आता है कि ऊंचा जाता है फिर एक गोला जाता है, सबसे टॉप पर लगे होते हैं ना इमेजेस, एनिमेटेड इमेजेस लगे होते हैं, उन्हें हम स्लाइडर्स बोलते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं एज ए एक्सपर्ट, हम ये कहते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट पे स्लाइडर नहीं होना चाहिए। अब होता है, मोस्टली लोग कहते हैं ये तो खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आपसे मैं इन एक्सपीरियंस बात करूं तो आज तक आपके सामने इतनी वेबसाइट्स खुली हैं जिन पे स्लाइडर्स लगे हैं, कभी आप एक से दूसरे स्लाइडर लिए देखने के लिए कि क्या लगा होगा? नहीं है ना, नहीं जाते हम। हमारी कोशिश यूं होती है जल्दी से नीचे जाए अपने काम की चीज ढूंढने, ठीक है। गूगल भी यही करता है। गूगल कहता है भाई सामने वो चीज रखो जो काम की है, ऐसी चीजें जो कि इररिलेवेंट है उनको फ्रंट पे ना लगाओ। ये आज की तारीख में गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट पर स्लाइडर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत जरूरत है कि ग्राफिक इंटरफेस में कुछ दिखाना चाह रहे हैं, किसी को ग्राफिक्स का कोई मैसेज देना चाह रहे हैं, एक तस्वीर लगा दें, ठीक है, स्लाइडर ना लगाएं। उसके बाद वीडियो के लिंक्स ना लगाएं, मतलब कोई भी ऐसी चीज ना लगाएं जो मिसाल के तौर पर मैं आपको पढ़ाने आता हूं, रोजाना पढ़ाने आऊं और मेरे हाथ में पेंटियम 2 कंप्यूटर हो, ठीक है, मैं इधर आऊं लगाऊं तो आप लोग बैठे हुए मेरा कंप्यूटर नहीं ऑन कर, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 6 दिन का बोल ही पड़ेगा कि सर कौन सा कंप्यूटर है आपका, उसी महंगे नॉलेज के लिए इतना लेट चल रहा है, तो आपको अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि आपको वेट करना पड़ेगा, किसी को बासी आएगी, किसी को नींद आएगी, कोई पानी पीने चला जाएगा और कहेगा भाई
15 मिनट तो लगने ही लगेंगे ना सर के कंप्यूटर को ऑन करके। इसी तरह जब आपकी वेबसाइट को लोगों ने देखना है वो भी यही देखेंगे कि भाई वेबसाइट खुली नहीं, क्या हो गया। सबसे पहले तो देखेगा मेरा नेट तो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। उसके बावजूद जब वेबसाइट नहीं खुलती तो यूजर क्या करता है, एकदम कोई और वेबसाइट खोल के देखता है या आपकी वेबसाइट को छोड़ देता है। तो उसने आपकी वेबसाइट छोड़ दी तो आपने कितने पैसे जाया कर दिए, लाखों में रुपया जाया हो गया ना आपका। सर अगर वेबसाइट नहीं खुल रही उसमें हमारा फॉल्ट है कोई, या उसके नेट पे ही हो सकता है। देखिए नेट का फॉल्ट तो तब होगा ना जब कुछ भी नहीं खुल रहा, जब सिर्फ हमारी वेबसाइट नहीं खुल रही। हमारे उसमें क्या फॉल्ट है, ऐसा आ सकता है। हमारी वेबसाइट में क्या फॉल्ट है, हमारी वेबसाइट में यही फॉल्ट है कि हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर बोझ बड़ा डाला था। ठीक है, इतनी चीजें लगाई हुई हैं, वो हमारी वेबसाइट स्लो चल रही है, सीधे ट्रेन की तरह चल रही है, आहिस्ता 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 लोड हो रही है, बड़े बड़े इमेजेस लगे हुए हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको इस तरफ लेकर आता हूँ, टेक्निकल चीजों की तरफ भी लेकर आता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपनी वेबसाइट की स्पीड को, यानी मैं किसी वेबसाइट की एसईओ करूं तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक टूल है वेबसाइट है स्पीड मैट्रिक्स के नाम से, वहां जाकर हम सबसे पहले वेबसाइट की स्पीड चेक करते हैं। अब वेबसाइट की स्पीड कितनी है, इसमें एसईओ इन्वॉल्व नहीं है, ये एसईओ की रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं है, ये वेब डेवलपर की रिस्पांसिबिलिटी, उसने वेबसाइट कैसी बनी। लेकिन हम सबसे पहले ये देखते हैं और अपने क्लाइंट को बताते हैं कि भाई ये आपकी वेबसाइट स्लो है। ठीक है, अब वो ये कहता है नहीं मेरे, अब ये स्लो का भी एक डेफिनेशन है। स्लो की डेफिनेशन क्या है कि भाई मेरे कंप्यूटर पर खुल जाती है, अब खुल जाना फास्ट होने की निशानी नहीं है, क्योंकि एक दफा पहली दफा आपने खुलने में टाइम लिया, अगली दफा वो कैश मेमोरी में लोड हो गई आपकी, तो उधर से खुलती जा रही है। बात तो ये है कि क्लाइंट्स का यूनिक आईपीस के साथ एक्सपीरियंस कैसा होने लगा होगा, वो जब खोलते हैं तो क्या होता है। तो इसके लिए आपने वेबसाइट को खोल के ही स्पीड चेक करनी है, आपने किसी टूल से अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक करनी है। वो अगर आपको कहेगा कि भैया आपकी वेबसाइट ए ग्रेड की है फाइन, बी ग्रेड की है फाइन, सी ग्रेड की है ओके, बी ई एफ में ले जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी वेबसाइट बहुत बुरे तरीके से बनी हुई वेबसाइट। ठीक है, अब ये बुरे तरीके से बनी हुई वेबसाइट डेवलपर की वजह से भी है और क्लाइंट के अपनी वजह से, इसे लो बजट में बनाई होगी, उसको नॉलेज भी नहीं होगा कि भाई मुझे वेबसाइट, मतलब उसको ये होगा कि भाई मुझे वेबसाइट दिखाते जो बनाई है वो दिखाएगा कि लो जी तुम्हारे पैसे जाओ खत्म होगा। ठीक है, जबकि उसको सबसे पहले क्या चेक करना है कि मेरी वेबसाइट की स्पीड ठीक है, गूगल के ऊपर कोई ब्लॉकिंग तो नहीं हो रही मेरी वेबसाइट, किसी वजह से मेरी वेबसाइट पर कोई सफा रुक तो नहीं रहा, यानी गूगल ऐसा तो नहीं है किसी पेज को रोक देगा भाई इसको मैं अलाउ नहीं करूंगा चलना, ब्लॉक कर दे। वो ऐसा ऐसा बात है सर, ठीक है, तो वो कैसे चेक करनी है, स्पीड चेक करनी है हमें सबसे पहले, स्पीड ठीक है। अब आ गया एसईओ के पास, एसईओ वाले बंदे के पास। ठीक है, एसईओ वाला बंदा जो है उसको तो वेबसाइट का कुछ पता ही नहीं है। देखिए ना, वेबसाइट को अगर मैं डिवाइड करूं, स्ट्रक्चर डिवाइड करूं तो क्या स्ट्रक्चर है इसका, कहते हैं हेडर, बॉडी और फुटर, ऐसी है ना, तो ये चीजें नजर आ रही होती हैं। एक टॉप होता है वेबसाइट का जिसपे आपको मेन मिशन व्यू नजर आ रहे हैं, ठीक है, एक बॉडी होती है जिसमें आपका सारा मैसेज होता है, एक फुटर होता है जिसमें वही चीजें फिर से नजर आ रही है, एक कोई बंदा नीचे आ जाए तो वहां से भी मूव करे, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो कि अभी मैंने डिस्कस आपसे नहीं की, मसलन वेबसाइट का टाइटल, जब भी हम किसी वेबसाइट को ढूंढते हैं तो जब वेबसाइट सर्च होकर हमारे सामने आती है तो फिर टाइटल को दिखाता है, इसका मतलब क्या हुआ, टाइटल पे काम करना पड़ेगा हमें, तभी वेबसाइट का टाइटल ऑप्टिमाइज होगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई वेबसाइट जो बनी हुई है, अगर एक डेवलपर ने कोडिंग यूज करके उसे बनाया है और एसईओ वाला बंदा कहता है कि भाई ये तो एसईओ के स्टैंडर्ड्स पे पूरी नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ, उसको कोडिंग चेंज करनी पड़ेगी, कोडिंग चेंज, इस यानी साबित ये हुआ कि अगर किसी बंदे को कोडिंग चेंज करनी नहीं आती तो वो क्या वो एसईओ एक्सपर्ट बन सकता है, कभी भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। एसईओ के दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर है जो साइट पे काम करना है, मैं भी इस फैक्टर की बात कर रहा हूं, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी अगर ऑन साइट एसईओ नहीं है तो ऑफ साइट एसईओ का भी कोई फायदा नहीं है। अब ऑन साइट एसईओ तो यही है काम करें, जैसे ऑन लेक्चर ही है, मिसाल के तौर पे मैं यूं कहूं कि भाई कैंपस लेक्चर लेना बड़ा जरूरी है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आपको कहता हूं दूसरा काम क्या करता हूं, मैं कहता हूं लेक्चर लेने के बाद जो मैं आपको असाइनमेंट दूं अपने घर से जाकर बनानी है, अब ये दूसरा फैक्टर है, क्या आप दूसरा फैक्टर पहले फैक्टर के बगैर कवर भी नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है आप असाइनमेंट कैसे बनाओगे। इसी तरह जो ऑफ साइट एसईओ है वो क्या चीज है, वो लिंक बिल्डिंग है,
वो दूसरी पॉपुलर वेबसाइट्स के ऊपर बहुत अच्छी वेबसाइट जो है उन वेबसाइट पर हमारे लिंक्स हैं। उन वेबसाइट पर हमारे लिंक होंगे तो क्या होगा, मिसाल के तौर पर मैं एक कमर्शियल टीवी का इश्तेहार बनाता हूँ और मैं टीवी का इश्तेहार चलाता हूँ, ठीक है, और मैं प्लान करता हूँ कि 3 टीवियों को मैं प्लान करता हूँ। मैं कहता हूँ जियो टीवी, ठीक है, नहीं कहते यार, जियो टीवी, कोहिनूर टीवी, अल्लाह बख्श टीवी। हाँ जी, कहाँ जाना चाहिए मुझे? सोचिए यार, जियो जो कर दिया, मैंने कहा जियो कर दिया ना, एक अच्छा वाला मैंने उधर से कर लिया, तो हम कहाँ जाएंगे? जियो पे जाएंगे। तो जब जियो पे हमारा इश्तिहार चलेगा तो हमारी सेव भी होगी। इसी तरह अगर अच्छी वेबसाइट पर आप अपना इश्तिहार लगाओगे तो वहाँ पर आपकी सेव बनेगी। सेव कैसे बनेगी कि आपकी वेबसाइट को पॉपुलैरिटी मिलेगी, इसलिए उसकी ऑडियंस, उसकी ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे तो आते ही नहीं है, लेकिन उस वेबसाइट पे तो इतने लोग आते हैं। जियो पे बैठ के ड्रामा लगता है रात को, अभी यूट्यूब पर अपलोड होता है तो आधे घंटे में मिलियन व्यूज ड्रामे मिल जाते हैं, है ना, मिल जाते हैं ना। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इतनी ट्रैफिक नहीं है जितनी ट्रैफिक उसके पास है, तो हमें दूसरों की भी चाहिए। सो इट इज कॉल्ड लिंक बिल्डिंग या ऑफ साइट एसईओ। ये दूसरा फैक्टर है, यानी कि दो। अब जो ऑफ साइट एसईओ है इसके लिए आपको वेब डेवलपर होने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसके लिए आप साइट को कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब इसके लिए आपको साइट पे जाके कोई काम नहीं करना, साइट पे आपने ऑन साइट का काम करना। जी, इसकी कोई टाइम लिमिट होती है अब आप स्टार्ट कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट? नहीं, कोई टाइम लिमिट नहीं। जैसे वेब वेब आपकी बन गई है, आप शुरू करें, ठीक है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऑन साइट एसईओ एक दफा करके फिर लाइव ऑन साइट एसईओ। लेकिन ऑफ साइट एसईओ तो हमें पहले करते रहना, वो तो लिंक बिल्डिंग करते रहना, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं लिंक बिल्डिंग करनी शुरू की तो मेरी डोमेन की जो अथॉरिटी थी ना, अभी जो टर्म जो मैं यूज कर रहा हूं आप इनको जनरल लाइफ में लेना है। अथॉरिटी क्या चीज है? बोला मैं कहता हूं डोमेन अथॉरिटी। डोमेन क्या है? www.yahoo.com, तो याहू डोमेन है, ठीक है ना। अगर पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है www.peak.com, तो पीक डोमेन है। तो अब मैं ये कह रहा हूं डोमेन अथॉरिटी, इसका मतलब क्या है कि डोमेन कितनी पावरफुल है। अब ये जो डोमेन में पावरफुल होना है ये सिर्फ पैसों से नहीं होना कि खरीदारी करते हुए ही मैंने एक डोमेन बाय कर ली तो ये पावरफुल हो गई, नहीं। उस डोमेन का कंटेंट कितना अच्छा है, उस डोमेन के लिंक्स कितने अच्छे हैं। यानी मैं कहता हूं मैंने अभी शुरू ही नहीं की तो मेरी डोमेन अथॉरिटी आ रही है 0। जब मैंने लिंक बिल्डिंग शुरू की तो मेरी डोमेन अथॉरिटी बढ़नी शुरू हो गई, 0 से आ गई 2% पे, 5% पे, 10% पे। इसका मतलब क्या हो गया? डोमेन अथॉरिटी बढ़ रही है, ये 100% ठीक है। अब अच्छी डोमेन अथॉरिटी होगी तो मेरी वेबसाइट की विजिबिलिटी, ये ऑफ साइट एसईओ, ये साथ साथ चलाते रहेंगे हम, ये प्रोजेक्ट को साथ चलाएंगे हम। लेकिन ऑन साइट एसईओ जब हम करेंगे तो ऑन साइट एसईओ करने के बाद हमें नजर आना चाहिए, और ये कम से कम 3 महीने लगते हैं ऑन साइट एसईओ। ऑन साइट एसईओ, यानी ऐसे हां इसमें तो नहीं सीखेंगे ऑन साइट, बिल्कुल वेब डेवलपमेंट ही है ना इसमें। जैसे आप कह रहे हैं कि कोडिंग करनी पड़ेगी, जैसे बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। नहीं। आपको जिस टेक्निकल तरीके से मैं काम कराऊंगा ना उसमें आपको ये लगेगा नहीं कि आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, ठीक है। यानी कि आपको मैं कोडिंग सिखाऊंगा लेकिन वेब डेवलपमेंट सिखाया होगा और आपको वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगी। तो मतलब उस तरह हम शुरू नहीं करेंगे कि वेब डेवलपमेंट का कोर्स शुरू कर लिया तो पढ़ते जा रहे हैं उस चीज को, ऐसा नहीं करना। हम लोगों ने क्या करना है, एक वेबसाइट पकड़ लेनी है, ठीक है। उस वेबसाइट पे जो जो कुछ लगा होगा ना हमने देखना इसके पीछे कोड क्या है, हमने उस कोड को समझना। मैंने आपको एक वेबसाइट देनी है और आपसे उस वेबसाइट को चेंज करना है, यानी चेंज आप करेंगे। यानी मैं आपको कोड समझाऊंगा उसका कि भाई ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कोड जो है ना इस हिस्से को मैनेज कर रहा है, ये वाला कोड जो है ना वो इस हिस्से को मैनेज कर रहा है, ठीक है। आपको पता लग जाएगा हिस्सों का। आपको बेसिक टैग सिखाऊंगा मैं HTML पे, सिर्फ वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, और वो वाले बेसिक टैग होंगे जो एसईओ के लिए चाहिए, सारे नहीं सीखते हम, ठीक है। और आप पूरी वेबसाइट को एडिट करोगे, ठीक है। जो हमारी दूसरी क्लास चल रही है नेपटेक की, सेम उन्होंने ऐसे किया है, हर एक स्टूडेंट ने अपनी अपनी वेबसाइट बना दी। मैं क्या हर एक स्टूडेंट को एक स्ट्रक्चर दिया था वेबसाइट का और उसको वो चेंज अपनी मर्जी से करता है, ठीक है। यानी वो तो हर स्टूडेंट ने अपनी मर्जी से वेबसाइट बनाई है, तो आपको ये सब चीजें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ कवर किया कि ये क्या है, समझाया ये है क्या, ठीक है। अब हमारी स्टार्ट कहाँ से है इसका, ठीक है।
हमारा स्टार्ट कहाँ से है जी? हमारा स्टार्ट यहाँ से है कि मिसाल के तौर पर भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ से कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ, इसी वेबसाइट का मैंने आपको स्ट्रक्चर देना है। किसी ने मुझसे उस दिन नेट अपना शेयर किया था, किसी ने किया था? वो पिक्स उसके अंदर दिया है। पिक्स में किया? पेज लैब अच्छा ठीक, परसों की क्लास में। ये क्या होता है? करो। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ भैया, चल जाता है ना, फिर दूसरा नहीं चलता तो फिर कोई यहाँ से लेते हैं आपसे। अच्छा, देख लेते हैं, ये चल जाएगा तो फाइन। वैसे तो PTCL BB भी चल गया, जो ऊपर चल रहा होता है। एक वेबसाइट खोल लेते हैं। हाँ जी, खुल गई है। इसी वेबसाइट को हमने कॉपी भी करना है, जो मैंने आपके सामने खोल दिया ना, इसीलिए इसी को खोला। यानी आपको ये वेबसाइट मिलेगी, लेकिन आपने इसको सब कुछ चेंज कर देना है और अपनी वेबसाइट बनानी है, ठीक है ना? मतलब इस वेबसाइट का सब कुछ चेंज, जैसे ये तो एक आई हॉस्पिटल की वेबसाइट है ना, तो इसका पूरा कोड मैं आपको दूंगा, उसकी वजह से हम इसको चेंज करेंगे। अब हमने करना क्या है? सबसे पहले देखा हमने एक वेबसाइट खुल गई है, और इस वेबसाइट को अगर हम जरा एनालाइज करें तो क्या है, ये इसके ऊपर नाम आ रहा है, जहाँ मैं माउस हिला रहा हूँ, एक छोटा सा इमेज लगा हुआ है ना, बहुत नॉमिनल सा एक छोटा सा इमेज है। इसे बोलते हैं फेविकॉन इमेज, यानी कि जो वेबसाइट के टाइटल में हमें इमेज नजर आ रहा होता है ना, ये फेविकॉन इमेज होता है, ठीक है। उसके बाद और नीचे आए, ये एक लगा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है। इस साइड पर आकर देखें तो ये मेन्यूज बने हुए हैं इसके। सॉरी, कौन है? हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है, क्यों घबरा रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको जरा विंडो को छोटा करने लगूँ। देखें, आपने नोट करना क्या हो रहा है। अभी मैं आपको सिर्फ चीज़ें समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ क्या है। स्टाइल चेंज हुआ, मेन्यू चला गया, यहाँ से चला गया ना। ऑप्शंस की जगह पर एक मेन्यू बना हुआ है। इस तरह की वेबसाइट को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव यानी ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं। अगर इनको हम मोबाइल पर खोलें तो कैसी शक्ल होगी, और लैपटॉप पर खोलें तो लैपटॉप पे ये मेन्यूज नजर आएंगे, और मोबाइल पर ये एक मेन्यू का बटन नजर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। वेबसाइट्स आज के दौर में रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, ठीक है। इस पर क्लिक करें जरा, अब वो मेन्यू नीचे आ गया, वही वाला मेन्यू जो पहले नाम आ रहे थे ऊपर, अगर मैं इसे फुल स्क्रीन करूं वही साइड पर आ गया। सो इस तरह के मेन्यूज को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव मेन्यूज, ठीक है। सबसे ऊपर क्या नजर आ रहा है जी, ये देखो, ये क्या चीज है? शाबाश, बताओ, मैंने भी आप लोगों को बताया भी था, स्लाइडर है, ठीक है। इसमें दो स्लाइडर चल रहे हैं, जहाँ तस्वीरें नजर आती हैं, बड़ी बड़ी जो तस्वीरें नजर आ रही है। जब भी कोई बंदा वेबसाइट खोलता है तो यही तस्वीर आती है, दो स्लाइडर चल रहे हैं, अच्छी है। हम चाहेंगे तो इन तस्वीरों को खत्म करके इसकी जगह पर एक तस्वीर लगा, ठीक है, ताकि वो जो स्लाइडर की वजह से हमारी वेबसाइट में, क्योंकि आप देख रहे हैं जब खुल रही है तो एक से ऊपर तो फील हो गया, वो स्लाइडर पर नहीं। हाँ जी, जो स्टिल होगी वो एक तस्वीर होगी, जो मूव कर रही होगी वो स्लाइडर की सूरत में नजर आ रही होगी, ठीक है। अब आपने देखा वेबसाइट खुली तो स्वाइप स्लाइडर में कुछ नजर नहीं आया, ऐसी है ना, मतलब वेबसाइट खुली है तो सब स्लाइडर ही नजर आया, तो जो यूजर है उसके लिए कोई इंफॉर्मेशन उसको नहीं मिली। हाँ, ये हो सकता है कि उसने स्लाइडर के इमेजेस में इंफॉर्मेशन रखी हो, लेकिन वो स्लाइडर भी उसने एनिमेटेड रखे हुए हैं,
तो वो जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं कि क्या चीज़ है, तो स्लाइडर चेंज हो गया क्या, तो दूसरी तस्वीर में चला गया। तो ये कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर एक ही तस्वीर फिक्स कर देता और जो दो स्लाइडर पे वो मैसेज दे रहा है वो उसको एक ही तस्वीर के थ्रू दे दे, तो दोनों मैसेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं नीचे। अच्छा, इसकी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हम ये कहते हैं नहीं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है स्लाइडर चाहिए, तो हम उसे कहते हैं कि भाई डेवलपर को कहते हैं यूं करो इस स्लाइडर को नीचे दे, ठीक है, तो ऊपर ना रखो, ऊपर इसको उस तरफ ले जाओ कि जब पूरा स्क्रॉल करके नीचे आए तो उसको स्लाइडर भी नजर आ जाए। इससे क्या होगा, हम वेबसाइट का फैक्टर भी पूरा कर रहे हैं, स्टैंडर्ड भी पूरा कर रहे हैं कि भाई शुरू में आपका स्लाइडर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, इस स्लाइडर उसको उसके क्लाइंट्स को नजर आ रहा है, लेकिन टॉप पे नजर नहीं आ रहा। और नीचे है जी टेक्स्ट। एसईओ जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हम कहते हैं कंटेंट इज द किंग, कि एसईओ के अंदर वेबसाइट के लिए सब कुछ कंटेंट ही है, यानी आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है वही मेजर पार्ट है आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने का। अब वो कंटेंट को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, टेक्स्ट और पिक्चर्स, सो उसमें जो कंटेंट इज द किंग है वो टेक्स्ट कंटेंट है। आमतौर पर अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन इतना मुतासिर नहीं करती जितनी ग्राफिक इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर हमें टेक्स्ट की जरूरत है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग हमें टेक्स्ट करके तो ढूंढ रहे हैं। कोई भी बंदा कैमरे से तस्वीर खींच के तो कोई वेबसाइट नहीं ढूंढता, कोई भी बंदा ढूंढता है तो लिखता है, कहता है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, बेस्ट एकेडमी इन लाहौर, बेस्ट रेस्टोरेंट इन लाहौर, मतलब उसे जो कुछ भी करना है टाइप करना है, जो कुछ भी करना है टाइप करना है। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्रेजेस हैं, ये टर्म्स वो लिख रहा है, हमें बतानी पड़ेगी ना ऐसे आपके भाई जरा अपनी वेबसाइट के ऊपर कि भाई हमारी वेबसाइट को कोई बंदा ढूंढ रहा होगा तो ये लिख रहा होगा, और जब ये लिख रहा हो तो हमारी वेबसाइट को ऊपर ले आए। इन्हें हम बोलते हैं कीवर्ड्स। ये हमने कीवर्ड्स डिफाइन किए। अब कीवर्ड्स को लिखने के लिए मतलब हम अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड लिखेंगे, ऐसी है ना, लिखेंगे तो ये हमारी वेबसाइट पे आएगा ना, कहीं किसी और जगह पर तो नहीं लिख रखेंगे कि लिखें कहीं और नजर हमारी वेबसाइट आ रही हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। वो कीवर्ड मेरी वेबसाइट पे कहीं ना कहीं टाइप हुआ होगा तो ही हमारी वेबसाइट वहां पे विजिबल होगी। इसका मतलब क्या होगा, मुझे कीवर्ड्स लिखने हैं। अब मैं ये कहता हूं कि मेरा एक क्लाइंट है उसको एक कीवर्ड चाहिए, और मेरा एक क्लाइंट है उसको 5 कीवर्ड चाहिए, और मेरा एक क्लाइंट है उसको 20 कीवर्ड चाहिए, और एक क्लाइंट है उसको 50 कीवर्ड चाहिए। तो आपको लगता है कि इन सब का कंटेंट एक जितना होना चाहिए? नहीं, इसलिए कि जिसके कीवर्ड्स ज्यादा हैं उसको कंटेंट भी ज्यादा चाहिए, जिसके कीवर्ड्स कम है वो तो कम पे चल सकता है। मिनिमम 300 to 400 वर्ड्स का कंटेंट, टेक्स्ट कंटेंट आपकी पेज पे नजर आना चाहिए। 300 से 400 वर्ड्स कम से कम, आइडियल 1000 है, और 1500 प्लस आपके पास फुल ग्रिप आ जाती है कि आप इसमें कीवर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक पेज की बात करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी पॉसिबल नहीं है, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है कि एक लाइन लिखी, एक लाइन छोड़ दी, फिर कीवर्ड लिख दिया, फिर 2 लाइनें छोड़ी, ऐसे नहीं लिखना कीवर्ड। तकिया कलाम की तरह कीवर्ड नहीं लिखना। जैसे वो अक्सर मूवीज में या ड्रामों में तकिया कलाम दिखाते हैं ना, बंदे का कोई एक ही चीज बार-बार वो बोल रहा होता है, एक उसका खास डायलॉग होता है, तो उस डायलॉग की तरह तो हमने कीवर्ड को नहीं यूज करना। कीवर्ड को हमने कॉन्टेक्सचुअल मीन में इस्तेमाल करना है। यानी एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके अंदर अगर आपने 3 दफा कीवर्ड लिखा हुआ है तो पर्पसफुल तरीके से लिखा हुआ, यानी उसकी मीनिंग बन रही हो। ऐसे ना हो कि कोई बंदा पढ़ते पढ़ते कि ये क्या है, ये बार-बार एक ही वर्ड क्यों लिखी जा रहा है, ऐसे नहीं उसको लगना चाहिए। कीवर्ड भी आप स्टॉप नहीं कर सकते बार-बार, उसकी भी एक सर्च इंजन ने आपको लिमिटेशन बताई है, कहता है भाई 3% बस, मतलब मेरे 300 वर्ड्स हैं तो 3% कीवर्ड यूज कर सकता हूं, इससे ज्यादा यूज करूंगा तो स्टफिंग में चला जाएगा, स्पैमिंग में चला जाएगा। मेरे पास 1000 वर्ड है तो 3%, मेरे पास 1500 या 2000 2500 वर्ड है फिर भी 3%। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज्यादा कंटेंट होगा
मेरे पास चॉइस बढ़ जाएगी कीवर्ड्स को एडजस्ट करने, ऐसे ही है ना, क्योंकि 300 वर्ड्स का 3% और 2500 वर्ड्स का 3% डिफरेंट है ना, यानी कि 2500 अल्फाज लिखे होंगे तो 3% की कैपेसिटी ज्यादा है, 300 अल्फाज लिखे होंगे तो 3% की कैपेसिटी बहुत कम है, यानी कि थोड़े कीवर्ड्स लगा सकता हूं, इसलिए हम कहते हैं कि कंटेंट ज्यादा होना चाहिए, कंटेंट डुप्लीकेट भी नहीं होना। यानी अब एकदम हमारे जहन में ये बात आती है, कोई बात नहीं भाई साहब आई हॉस्पिटल की वेबसाइट बनानी है तो इतनी आई हॉस्पिटल की वेबसाइट्स होंगी, ठीक है ना, उधर से थोड़ा कंटेंट उधर से उठा लेते हैं, थोड़ा उधर से उठा लेते हैं तो हमारा कंटेंट बन जाएगा। ये है ना रियल प्रैक्टिस, आजकल तो यही चलता है कि गूगल से हम लोग चीजें ले लेके इस तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वेबसाइट पे अगर आप ये काम करेंगे तो आप वेबसाइट की एसईओ नहीं कर पाओगे, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, यानी आप किसी और का कंटेंट यूज नहीं कर सकते। अगर आप किसी और का कंटेंट यूज करेंगे अपनी वेबसाइट पे लिखेंगे तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप उसमें चेंजिंग क्राइटेरिया कॉपी कर दिखा तो नहीं देता है, तो आपको थोड़ी बिल्कुल, अब ये थोड़ी और ज्यादा को तो गूगल का अपना सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपने एक पैराग्राफ बनाया 7 लाइनों का, उसके अंदर जो उसने वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं आपने सारे के 100% वर्ड्स रिप्लेस कर दिए, हेल्पिंग वर्ड्स रिप्लेस नहीं किए, लेकिन जो वर्ड्स थे मीनिंगफुल वर्ड्स जो थे वो आपने सारे के सारे चेंज कर, मतलब उसने स्ट्रगल लिखा हुआ तो आपने एफर्ट कर दिया, मतलब इस तरह करके, जिसका मतलब क्या होगा, कंटेंट को आप चेंज करेंगे। फिर हमें ऑनलाइन इस तरह के टूल्स मिल जाते हैं, पेड टूल्स मिल जाते हैं कि आप उसको पैराग्राफ लिख कर दोगे, वो उसके आपको 6 पैराग्राफ लिख कर दे देगा, देखा हाँ जी इसमें से कौन से, और 6 के 6 यूनिक होंगे, नहीं डुप्लीकेशन ऐसे तो टूल्स हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह के टूल्स को गूगल रिकॉग्नाइज करते हैं आजकल के, किसी का कंटेंट उठा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसको मैनिपुलेट करके दोबारा, लेकिन इस चीज जब आपने चेंज कर दोगे, पहली बात तो ये कि हमने बिल्कुल डिफरेंट यूज करना, ठीक है, ये चॉइस हम सिर्फ इसलिए देखने लगे हुए हैं, ये वाली चॉइस हम सिर्फ इसलिए देखें कि बंदा नहीं कर सकता तो वर्ड्स को चेंज कर सकता है। हेल्पिंग वर्ड जब नहीं निकालेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस काम के लिए नहीं लगाया हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है किसी और चीज के लिए, जो ऑटो चीजों को उन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि भाई ये चीजें इस तरह चलनी है, इसी तरह करेंगे तो इस तरह हो जाना चाहिए, इसके लिए उन्होंने डुप्लीकेटर्स चेक करते हैं, वो डुप्लीकेटर्स चेक कर रहे होते हैं कि भाई ये वाला जो कंटेंट है कहां से उठा हुआ, मैच कर जाएगा तो आप डुप्लीकेट में आ जाएंगे, अगर मैच नहीं करेगा तो आप डुप्लीकेट में, मेरे को से डुप्लीकेशन को चेक करना है। चलो उसमें तो पूरा पूरी डिफरेंस हो सकता है, जैसे कि मैं एचटीटी का ऐड आ रहा है, दूसरा टैग का आ रहा है, पुरानी सब चीज बदलना, लेकिन फाइन आप एक मतलब आपने एक वेबसाइट से कंटेंट उठा लिया, अब ये तो नहीं ना कि सिर्फ एलसीडी का वर्ड चेंज करने से कंटेंट चेंज हो जाएगा, ऐसे तो नहीं हो जाएगा ना। मिसाल के तौर पर जैसे अबाउट अस का है, अब अबाउट अस एक इसहाक आई हॉस्पिटल का, एक जमील का है, क्या अब किसी बंदे ने इसहाक आई हॉस्पिटल का अबाउट अस उठा लिया, वो भी जाकर जमील पे लगा दिया, तो किसी जगह पर वो सिर्फ जमील ही लिख रहा है ना, बाकी कंटेंट तो सारा इसका ही है, तो वो बाकी के पैराग्राफ को पकड़ता जाएगा वो, और उसने एक सेंटेंस में पिक कर लिया तो आप डुप्लीकेशन में चले गए, तो डुप्लीकेशन में चले गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसने डिनाई कर दिया एसईओ करने की, कि आपकी वेबसाइट इवन वो ब्लॉक कर देगा आपके पेज को, कोई नोटिफिकेशन नहीं करते कि आप इसको, बिल्कुल नहीं, हमें खुद चेक करते हैं, वो नोटिफिकेशन नहीं देगा आपको, पहले से वही कह रहा है ना, मिसाल की वजह से पहले ही बता दिया कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट ना रहे, हाँ ये कहेगा कि भाई आपका पेज ब्लॉक कर रहा हूं मैं, एरर कोई नहीं है इसमें, ठीक है, एरर कोई नहीं है, चेक करें क्या इशू है इसमें, और पहले हम टूल्स यूज करेंगे, मैं कहता फिर हम टूल्स यूज करेंगे कि भाई चेक करें नोटिफिकेशन, वैसे तो हमें खुद ही पता होगा, जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है उसे पता लग जाएगा कि नोटिफिकेशन हुई है, एक कंटेंट हम ले दो तस्वीरें, मतलब आपने पिज़्ज़ा ऑन भेजते हो, तो पिज़्ज़ा ऑन तो आपके पास पड़ा हुआ है ना बेचने के लिए, आप क्यों इंटरनेट से पिज़्ज़ा ऑन की तस्वीर लेके लगा रहे हैं, आप अपनी ही तस्वीर को रखें, खींचें, उसको लगाएं, एडजस्ट करके, यानी इसका मतलब है कि आपका ऑब्जेक्ट यूनिक होगा, ठीक है। और नीचे है ये सब कुछ लगा हुआ है, ये तस्वीरें लगी हुई हैं, गैलरी बनाई हुई है हम लोगों ने, ये सारी मैं आपको वेबसाइट का भी कोड दिखाता हूँ, और नीचे मैप आ रहा है, यानी कि हमारा बिजनेस फिजिकली किसी जगह पर एग्जिस्ट करता है, वो लोकेशन दिखा दी हमने, और उसके बाद फुटर आ रहा है, फुटर में भी आप देख रहे हैं वही चीजें जो ऊपर थी, ताकि कोई बंदा अगर नीचे हो और उसको मेन्यू में किसी ऑप्शन पे क्लिक करना है तो भाई वो कह रहा है कि मुझे कहाँ जाना था, आई
कंडीशन पे जाना तो इस पे क्लिक कर देगा, ठीक है। अबाउट अस पे जाना तो इस पे क्लिक कर देगा। फुटर में भी हम लोगों को अपना पूरी शॉर्ट समरी अपनी वेबसाइट पे लगानी है। सोशल मीडिया के बटन भी लगे हुए हैं, देख रहे हैं ना। तो कोई भी बंदा हमारे फेसबुक पेज पर जाना चाहता हो, ट्विटर पर जाना चाहता हो, इंस्टाग्राम पे जाना चाहता हो, यूट्यूब पर जाना चाहता हो, छोटे छोटे आइकन बने हुए आ रहे हैं। ये क्या है? लिंक्डइन नहीं, लिंक्डइन जो मैं आपको बताता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त प्लेटफॉर्म है, उसके लिए उन लोगों के लिए जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, ऑनर्स हैं, स्टूडेंट्स का नहीं है, मतलब स्टूडेंट का टूल नहीं है ये बड़े हाई लेवल के एग्जीक्यूटिव लोगों का प्लेटफॉर्म, मतलब फेसबुक हाई लोगों का प्लेटफॉर्म नहीं, इंस्टाग्राम चीफ एग्जीक्यूटिव का प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन लिंक्डइन जो है यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे तो कंपनियों के मालिक की बैठे और यहाँ पर ऐड सबसे महंगी है, टैक्स में आती है। इससे छोटी ऐड नहीं है। फेसबुक पे तो हम चाहे तो 200-600 रुपए की ऐड चला सकते हैं, गूगल पर जाए तो 600 रुपए की ऐड चला सकते हैं, लेकिन इधर की ऐड जो है वो लैक्स में बाय फेसबुक पे गूगल पे जो ऐड चलती है कितने मंथ के लिए होती है? ये आपकी मर्जी होती है, 3 दिन के लिए चला लो, 4 दिन के लिए चला लो, 6 दिन के लिए चला लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अच्छा जी, अब आए जरा अपनी और चीज़ की तरफ। क्या चीज़ है अगली? मैं इस पे करता हूँ राइट क्लिक कहीं पर भी वेबसाइट में, और ये क्या लिखा हुआ है? व्यू पेज सोर्स। मतलब ये वेबसाइट बन गया, आप देख रहे थे वेबसाइट का फ्रंट एंड जिसमें आपको टेक्स्ट भी नजर आ रहा है और आपको इमेजेस भी नजर आ रही है। ये किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए? आम लोगों के लिए जो आपकी वेबसाइट देखना चाहते हैं। लेकिन गूगल के लिए तो नहीं है ना, जो आपके स्टैंडर्ड्स को चेक कर रहा है। उसके लिए क्या है? कोड है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या चीज है जी? कोड है, व्यू सोर्स कोड। आ गया? ये कोड हमने समझना है। ये नहीं समझना है प्रशांत होना कि कैसे समझ में आएगा, ठीक है। इसमें अगर कुछ मोटी-मोटी चीजें समझनी है, आपको सारी वेबसाइट समझ में आ जाएगी। नहीं, चाइनीज नहीं है, इंग्लिश सीखिए। अभी मैं इसका जूम नहीं बड़ा करूंगा, रिकॉर्डिंग रुक जाएगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग जब खत्म करेंगे ना फिर जूम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये कोड है जो हमने समझना है, और यहीं पर आकर एसईओ के हवाले से आपने चेंजेस करनी है। यानी जो 30 लाइन्स का कोड है। 30 लाइन्स नहीं, नीचे भी होगा, वो नीचे भी होगा। आपने इससे परेशान क्यों? इसकी लाइनें कितनी हैं? हमने सारी लाइनों में नहीं जाना, ठीक है। हमने उस ऑब्जेक्ट को पिक कर लो, जो डरना है तो देख लो कितनी लाइनें इसकी, ठीक है। अगर आपका डरने को दिल कर रहा है तो देखते जाओ, खत्म नहीं हो रही है लाइनें, हाँ ठीक है। परेशान नहीं होना, इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना। हमने इसको सिर्फ देखना है अपने ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। मिसाल के तौर पर इसमें 6 मेन्यूज आ रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं भाई आपने जो वेबसाइट बनानी है उसमें 3 मेन्यूज लाने हैं। आपने करना क्या है? हमने करना क्या है? हमने सबसे पहले से मेन्यूज को ढूंढना किधर है। जब हम मेन्यूज तक पहुंच जाएंगे सारा कोड आ जाएगा आपके हाथ में, आपको ये भी समझ आ जाएगा मेन्यूज का कोड कैसे लिखा होता है, आ जाएगा ना। सब उधर से आप मेन्यूज रिमूव कर दोगे, उधर से मेन्यूज खत्म हो जाएंगे। ये सीखना है हम लोगों ने सादे तरीके से। उससे पहले हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक HTML के वो टैग सीखने हैं जो टैग्स इन जगहों पर फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं, ताकि आपको जब आप खत्म कर रहे हो तो कुछ चीज समझ में आ रही है। ऐसा नहीं ना खत्म हो जाएगा कि अबाउट अस को डिलीट कर दोगे तो वहां से अबाउट का कोड भी देखोगा। एक इसकी इंग्लिश लिखी हुई है अबाउट अस, और एक इसका HTML कोड लिखा हुआ है। हमने दोनों चीजों को रिमूव करना होगा, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक टैग्स देखने हैं। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हमने कवर कर लेंगे, भाई अगले 2 लेक्चर में हम टैग्स को कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम इसको एडिट करना शुरू कर देंगे, और पैरेलल साथ ही एसईओ भी शुरू साथ ही है, क्योंकि एडिट करना आ गया इसका मतलब क्या हुआ? एसईओ भी आ गई, ठीक है ना जी। सिर्फ इनमें मेटा टैग्स भी शामिल हैं, अदरवाइज इनको हम बोलते हैं मार्कअप। ये सब मार्कअप्स हैं, ठीक है। ये सब के सब हमारे पास मार्कअप्स हैं। मार्कअप्स क्यों कहते हैं इनको? इनको हमने मार्क किया हुआ है कि भाई तुझे करना क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मेरे फ्रंट पेज के ऊपर मुझे लिखा हुआ नजर आना चाहिए पीच सोल्यूशंस लोअर मार्क। अब मैं ये कहता हूँ ये जो लिखा हो ना, ये बड़ा लिखा हो, इसका कलर रेड हो, इसका बैकग्राउंड ये वाला हो। अब ये फॉर्मेटिंग करवा रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग करने के लिए मुझे कुछ मार्कअप्स की जरूरत है। ये जो अभी मैंने बोला है ये वाली फॉर्मेटिंग कैसे होगी, ठीक है। इसके लिए कौन सा मार्कअप है ये हम पढ़ेंगे, समझ आ गई ना बात। इसी तरह मैंने कहा भाई फुटर बनाना है, ये फुटर में लिंक्स लगे हुए हैं। लिंक्स लगाने के लिए हमें क्या करना है? हमें लिस्टिंग यूज करनी है, लिस्ट यूज करनी है, ठीक है। लिस्ट यूज करने के लिए हमें कौन सा मार्कअप चाहिए?
वो मार्कअप हम पढ़ रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं उधर हमें तस्वीरें नजर आ रही थी, हॉस्पिटल की तस्वीरें नजर आ रही थी ना आपको। अब वो जो तस्वीरें नजर आ रही हैं फ्रंट पे, तो तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन ऐसे तो नहीं है कि तस्वीर ऐसे नहीं होगा ड्रैग एंड ड्रॉप किया हुआ है, उसको भी मैंने किसी मार्कअप से यूज किया। तो मैं आपसे कहूँगा भाई इमेज का टैग लगाएंगे तो तस्वीर आ जाएगी। यानी जब हम इन टैग्स को समझ लेंगे, यानी ये मार्कअप्स हैं, जब इनको हम समझ लेंगे तो हम कोडिंग में जाकर हमें लगेगा कि भाई ये 4 तस्वीरों में से चेंज करनी, अपनी तस्वीरें लगानी है, तो आपको पता होगा कि भाई जो IMG का टैग है ये वाली फाइल है, ये नाम इसका है, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, In language कौन सी? HTML HTML ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। अब अगर हम यूं देखें कि इसको मिनिमाइज करो, पीक में आते हैं, तेईस 21/3 21 के बाद कौन सा लेक्चर आ रहा है? पीक, हाँ इस पे आ जाए, ये देखिए जरा, ये आखिरी टॉपिक हम कवर करेंगे। इसी क्लास का लेक्चर है, उन्होंने देखे ये उनका लेक्चर उठाया मैंने जहाँ से उनको शुरू किया था हमने, ठीक है, ये उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है। मैंने आपको बताया ना चैनल पे ये लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, ये वाले लेक्चर्स अलग पड़े हुए हैं नेफ्टेक पे, ठीक है ना, उसमें भी ये लेक्चर्स पड़े हुए हैं। यानी कि ये किसी ने हो के यार उसको ज़रा मेरी बात समझ में आ जाए, वही लेक्चर को लेकर भी आ सकता है, यानी पहले से सुन ले, क्यों बोलो तो आगे जा चुके हो, मैं ना उनकी रिकॉर्डिंग सारी मौजूद है यहाँ पर। सो ये जो लेक्चर उठाया है मैंने, ये 21 तारीख का लेक्चर है, 21/3 का। यूट्यूब पे अगर आप इस लेक्चर को देखोगे तो उनकी प्ले लिस्ट में 21/3 का जो लेक्चर होगा ना वो ये वाला होगा, ठीक है। यूट्यूब पे क्या किस नाम से है? यूट्यूब में प्ले लिस्ट जाओगे ना तो नेफ्टेक की जो प्ले लिस्ट है, बल्कि 21 से भी पीछे है मेरा ख्याल है ये, और पीछे है 21 से भी। मैं सिर्फ आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर यूट्यूब आ गया, ये जो आपको सिखा रहा था ये वही चीज़ है ना, ये वाले लेक्चर्स भी वहाँ मौजूद हैं। यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जिस चीज़ की समझ होनी चाहिए ना वो ये है, आज के लेक्चर के बाद जाके आप जब नेक्स्ट मेरे पास आएँ, सिर्फ आपको मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है। ये तो नेट पे क्लोज होता है। हाँ जी, मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ उसको। जी, ये स्ट्रक्चर है आपकी, यानी जो वेबसाइट बनी हुई है ना वो सारी की सारी वेबसाइट इस स्ट्रक्चर में बनी हुई है। जो आप कोडिंग देख रहे हैं वो सारी की सारी कोडिंग इसी स्ट्रक्चर में। ये जो मैं टर्म्स लिख रहा हूँ और आप देख रहे हैं हर टर्म को मैं लिख रहा हूँ लेस देन और ग्रेटर देन के साथ, कि एक लेस देन लगाता हूँ एक ग्रेटर देन लगा देता हूँ। ये जो टर्म्स मैं लिखने लगा हूँ, ये जो टर्म लेस देन और ग्रेटर देन का है इट इज कॉल्ड मार्कअप, इसी को मार्कअप हो रहा है। अदरवाइज इंग्लिश है, अदरवाइज देखा जाए तो इंग्लिश लिख रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे इसको ये लगाता हूँ तो हमने इसको मार्कअप कर दिया, मार्क कर दिया कि भाई ये इस काम के लिए ये करेगा हाइपर टेक्स्ट, यानी इस टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होगा, जो ऑनलाइन टेक्स्ट हमें नजर आ रहा है, यानी इसने सिंपल टेक्स्ट को ऑनलाइन टेक्स्ट में तो कन्वर्ट कर देना है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे शुरू में हम लगाते हैं HTML और एंड पे लगाते हैं /HTML। इसका क्या मतलब होगा कि वो बिगिनिंग ऑफ ब्लॉक है और ये बिगिनिंग ऑफ फाइल और ये एंड ऑफ फाइल है। किसी भी मार्कअप को आपने एंड करना होगा इसलिए आप स्लैश कर दो, ठीक है ना, कोई भी मार्कअप स्लैश लाइन करंट हो जाएगा। यदि अब आप यहाँ स्ट्रक्चर से भी पता लग रहा है कि मैंने कितने मार्कअप्स यूज किए फिलहाल सिर्फ 3, एक पूरे का पूरा फाइल का मार्कअप है
एक हेडर का, अब ये वाला हेड का जो मार्कअप है ये वो हेड नहीं है जिसमें मेन्यू नजर आ रहा है, इसे देखते हैं। वो जो हेड में आपको मेन्यू, जो मैंने आपको मेन्यू दिखाया था वो बॉडी में है। ये हेड कौन सा है? ये वो वाला हेड है कि जब आपकी वेबसाइट में लोड हो जाए तो सबसे पहले उसमें आपके हेडर में आना, बॉडी में आने से भी पहले इस हेड में आपका टाइटल पड़ा हुआ है, इस हेड में आपके मेटा टैग्स पड़े हुए हैं जो एसईओ के लिए जरूरी है, और इस हेड के अंदर आपकी तमाम डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन से क्या मतलब है कि कोई भी चीज आप डिफाइन कर रहे हैं अपनी बॉडी के लिए तो उसको अपने बॉडी में जाकर सीधा सीधा डिफाइन नहीं करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये एग्जांपल दूं कि मैं कहूं भाई एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है और मैं उसको अपने बॉडी में प्रिंट निकलवाना चाह रहा हूं कि भाई प्रिंट हो जाएगा वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज 10, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये ए का वेरिएबल जो मैंने बनाया जिसकी वैल्यू हमने 10 की है उसे कहीं डिक्लेयर तो होना है, पहले वेरिएबल बनेगा ना, तो वो वेरिएबल डिक्लेरेशन कहां होगी? वो हेड में होगी। वेरिएबल इस्तेमाल कहां होगा? बॉडी में होगा। ये कॉन्सेप्ट समझना, यानी जितनी चीजें हमने डिक्लेयर करनी है वो कहां होनी है? हेड में होनी है, और जितनी चीजें इस्तेमाल होनी है, जो चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, हेड की चीजों में से स्क्रीन पर आपको जो नजर आता है वो सिर्फ टाइटल नजर आता है। जब आप वेबसाइट को प्ले करके HTML फाइल को प्ले करके देखेंगे तो आपको टाइटल तो नजर आ जाएगा, बाकी हेड की चीजें नजर नहीं आएंगी। वो सर्च इंजन के लिए, तो जितनी चीजें इवन टाइटल की सर्च इंजन के लिए हम लिखते हैं, ठीक है। सो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देखा सिर्फ HTML एंड HTML हेड एंड हेड, यानी इसका मतलब क्या हुआ? पहला लेक्चर जब हम लेंगे तो हमें कुछ डिक्लेयर करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, तो बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे। तो इससे साबित क्या हुआ कि अगर आप बोल सकते हैं पहले लेक्चर में हेड का इस्तेमाल करें ही ना, ठीक है। इसके बाद मैं कहूंगा कि भाई मेरी जो HTML फाइल है ना उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नजर आ जाए तो वो मैं कहां लिखूंगा? बॉडी में। ये अभी आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बताया, अभी इसके अंदर मजीद जो हम लोगों ने मार्कअप यूज करने हैं वो अलग मार्कअप है, ठीक है, उनको हम देखेंगे। और अगले 2 लेसन में, चाहे कोई एक स्टूडेंट हो या आप सारे हो, मैंने ये अगले 2 लेसन में प्लान किया हुआ है कि मार्कअप को अपने तीसरे लेक्चर में डिस्कस करना, एसईओ और आपके वेबसाइट में, ठीक है। अगले 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इन मार्कअप्स को डिस्कस करना है। ये अभी हम लोगों ने क्या लिया है? एक स्ट्रक्चर ले लिया, अभी मैंने कोई फाइल भी नहीं बनाई, अगले ही लेक्चर में फाइल सेव करेंगे।